आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, आपके पास 10 मिनट है इसको सॉल्व करने में। हाँ ठीक है, अब रीडेबल है। हाल ख़राब सी यार, ये मार्कर्स तीनों ख़राब है, वो तीनों लाइट हो गए, चीनी पड़ेगा थे, इनमें इनका रिफिल करवा लें। शुक्रिया। ये तो आपने बताना है अभी। अच्छा, बाद में बताऊंगा ना क्या करना है अनरजिस्टर्ड का। सोचें सोचें सोचें। सोचें, करवाता हूँ मैं, करें सही।
क्यों भाई, हो गया? इतना ही मुश्किल नहीं जितना आप लोगों ने मुश्किल बना दिया है इसको। आसान है बिल्कुल। क्या? फर्स्ट 2 मिलियन है? हाँ 2 मिलियन है उधर। 1.5 मिलियन है, 15 लाख। हो गया? कुछ समझ नहीं आ रही? ये सवाल सॉल्व करते हुए क्या आपके माइंड में आ रहा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या हम टैक्स देते हैं? लेते हैं, देते नहीं है। तो क्या परचेजिंग में इसका टैक्स आना चाहिए था? तो क्यों लिख रहे हो आप लोग? सारे मुकरेंगे अब, मुझे पता है। रजिस्टर्स पे काट के मुकरेंगे अब। एग्जेम्प्ट सप्लाईज अगर एक्सपोर्ट हो जाएं तो एग्जेम्प्ट क्यों लिख रहे थे आप लोग? गलती हो गई थी ना। चलिए चलिए करें 2 मिनट है और फिर सॉल्व कराता हूँ। बड़ा आसान है ये। जितनी कहानी लिखी है ना ये वाली, ये सबसे डिफ़िकल्ट अपॉर्चनमेंट लिखी हुई है आपके सामने सेल्स टैक्स की।
इस पे सबसे मेन कंसर्न अपोर्शनमेंट का ही है। जल्दी करें जल्दी करें। उसके बाद फिर आपको ऑटम 20 का सवाल करवाना है 20 वक्त न्यूमेरिकल। और कर ले तू भी ज़िंदगी में कोई काम, छुट्टियां करता रहता है। आपको नहीं कह रहा, हालांकि आप दोनों को कहा था। चलें अपने आंसर्स मैच करें ज़रा, होते हैं कि नहीं होते। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं ना तो इसका तकरीबन फॉर्मेट्स ना कुछ इस तरह से होता है। आप सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, राइटिंग ही ख़राब हो गया, सुबह सुबह नींद में हो भी मैं सख्त। सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, इसको हम ब्रैकेट में क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कह रहे होते हैं। ये आप सबसे पहले पेज पे करेंगे, अभी फॉर्मेट पे आते हैं देखते हैं। 3 कॉलम बनाने हैं, ये आपके फ़र्ज़ होंगे। एक कॉलम होगा वैल्यू का, दूसरा कॉलम होगा रेट का, तीसरा कॉलम होगा अमाउंट का या टैक्स का, जो भी लिख सकते हैं। सेल्स टैक्स क्रेडिट्स में क्या लिखते हैं हम हमेशा, इनपुट टैक्स, मतलब जो परचेजिंग की हुई है या जहाँ जहाँ टैक्स पे किया हुआ है वो लिखते हैं। पहले आ जाएगा जी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, कितने की हैं, 2 मिलियन की। कितना ट्रेड है हमारा, कितना बनेगा, 3 लाख। फिर हमने दूसरी परचेजिंग किससे की थी, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, कितने की है, 15 लाख की। अब वो रजिस्टर्ड नहीं था, उसको हमने टैक्स दिया होगा, एम्प्टी। इसके अलावा कोई और परचेजिंग है, ये है आपका टोटल। और कितने के आउटपुट है, शर्म करो, नींद में मैं हूँ, तुम्हारे लफ्ज़ गलत हो रहे हैं। 3,40,000 टोटल इनपुट टैक्स है। ठीक है, ये सबका ठीक नहीं आया होगा, नहीं मुझे पता है किसका ख़राब आया होगा, मुझे पता है किसका ख़राब है। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके अगला, वो है सेल्स टैक्स डेबिट्स। ये होगा आपका आउटपुट टैक्स। भी फॉर्मेट नहीं करा रहा, फॉर्मेट पे आपको सारा चीज़ समझ आएंगी। वैसे बेसिक सी चीज़ देखें, वैल्यू, रेट और अमाउंट। आपने सेल्स की है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आ जाएंगे जी सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, कितने की हैं, 3 मिलियन की। रेट क्या है, फिर आपने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये कितने की है आपने, 7 लाख की। रेट कितना है, 17%। उसके बाद आपने एग्जेम्प्ट सप्लाईज की हैं रजिस्टर्ड कस्टमर को, एग्जेम्प्ट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड, नहीं टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। ओके, ये कितने की हैं, 5 लाख की। रेट क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल या एम्प्टी छोड़ दीजिएगा। फिर आपने एग्जाम सप्लाईज की हैं अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को, कोई फ़र्क होगा, इसकी सप्लाईज कौन सी हैं, अनरजिस्टर्ड। कितने की है, 2 लाख की। फिर आपने एग्जाम्ड सप्लाईज एक्सपोर्ट कर देंगे, एग्जाम्ड सप्लाईज एक्सपोर्टेड, कितने की थी, 4 लाख की। रेट क्या होगा, पक्की बात है, ये ले 0%। उसके बाद आपकी सप्लाईज है 0 रेटेड, वो कितनी है, 3 लाख की।
इसका रेट क्या है, अब निकाल लेते हैं। टैक्स कितना है, 6 to 9 कितना पहले का आ रहा है, नहीं 3 महीने कितना बना, कितना परसेंट, 5 लाख, अनरजिस्टर्ड कितना होगा, 1 लाख। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है आपने, और सोनते लैब मामा तू आई है मैं जतरा है ना, इतना होता ना 48, वो भी निकल के बाहर आया था आई कैप के हॉल से, बोलने दे। अच्छा, जहाँ पे भी होगा ना अनरजिस्टर्ड, जहाँ पे भी आपने वर्ड सुना इसको आपने फ़ौरन स्टार कर लेना। जहाँ पे भी क्वेश्चन में भी सवाल पढ़ते होगे, क्वेश्चन पढ़ते हुए जहाँ पे भी सेल्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर हुआ, उसको फौरी तौर पर क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगना है, फर्दर टैक्स। और वो कहाँ लगेगा अभी आपको दिखाऊंगा मैं। ये अक्सर बच्चे पॉइंट स्किप कर जाते हैं, सवाल पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम प्रेशर में होते हैं, याद नहीं रहता। जहाँ पे भी आप पढ़ोगे ना अनरजिस्टर्ड पर्सन का नाम, फ़ौरन से क्या कर लेना है, स्टार कर लेना है। अच्छा, इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, इसके ऊपर कितना आएगा, इसके ऊपर कितना आएगा, और इसके ऊपर कितना बन रहा टोटल, 6 to 9,000। सवाल तो हमारा ये नहीं है, सवाल क्या था, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। अब वो अगले पेज पे कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स निकाल लिए, आप लिखेंगे अपना आउटपुट टैक्स कितना था, यहाँ पे एक ही कॉलम बनाएंगे आप रुपीज़ का, नहीं 2 कॉलम सॉरी बनाएंगे आप, ये वाला और ये वाला। कितना आउटपुट टैक्स आया है, 629,000। इसमें से क्या लेस करना है हमने, लेस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना है, 3,40,000 है। अगर मैं 3,40,000 यहाँ पे लेस कर दूँ वो गलत हो जाएगा कि नहीं होगा, और भाई होगा कि नहीं होगा, स्लीपिंग ब्यूटी मुँह धो के आ जाके ठंडे पानी से 3 दफ़ा, फिर साबुन में धो के आए दोबारा से। अब पोर्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, आपका इनपुट टैक्स एक है, सप्लाईज कितनी हैं आपकी, 3 तरह की हैं, टैक्सेबल भी हैं, एग्जाम्प्ट भी हैं और रिलेटेड भी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट टैक्स की अपॉर्चुनिमेंट करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे बना लेंगे वर्किंग। अब कहाँ पे करें, जगह नहीं है, नहीं ना, तो फॉर्मेट कंप्लीट नहीं करना अभी। क्वेश्चन रेज कर दूँ, क्वेश्चन मिटा दूँ, इंटेलिजेंट इफेक्टिव रिसोर्सेज। एक तो आप जो साहब की राइटिंग ना दूर से जानी आती है, इतनी साफ वही लिख सकते हैं दुनिया में। एक मिनट में स्लाइड से ऑफ कर लूँ। कौन से वाले, तो सर खुद कहते हैं कि वो तेरी क्या 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 क्या। ज़िंदगी के नशीब फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं। हाँ, जब मौज़म 48 में फ़ेल हो जाता है, वो नहीं, जितना बिस्त होगा करना होगा, तो फिर लानत ही बनती है बंदे पे। मतलब यार, तुम उस ज़माने से सीए में जब सर दाऊ शायद बच्चे होते थे, अभी भी तेरा पास नहीं होता, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, वो डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरी बात बताते हैं लड़के, पूरी बात। अवाम को धोखे में रखा होगा तो हाँ ना, एफटी से तुम्हारा अब आया है ना,
जब डिस्क्वालीफाई होते वो वाला बताओ। मॉड्यूल से तुम एग्जिस्ट कर रहे हो इस दुनिया में। अच्छा, यहाँ पे हम बनाएंगे वर्किंग नंबर 1 और ये होगी किसकी? अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स की। टेबल बनेगा, 2 कॉलम्स आएंगे, एक कॉलम किसका होगा और दूसरा होगा इनपुट टैक्स का। अब यहाँ पे ना आपको ये सारा ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और क्या लिखेंगे? ज़ीरो रेटेड। यार टेबल पे नेट का हम वर्ड लिखते थे, तो नेट ग्रॉस एक ही होगा हमारा। पहले हम ले लेंगे टैक्सेबल सप्लाईज। कितनी बन रही हैं? 3700। देखिए 3 मिलियन की ये हैं और 7 की हैं, सम कर लें कितना बनेगा? 3.7 मिलियन की। फिर आप ले लेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाईज। 5 और 2 7 लाख। फिर आप ले लेंगे जो रेटेड, वो कितनी है? 4 और 3। वाह, सिंक्रोनिसिटी। ये भी कितनी है? 700,000। अब आप इसको सम कर लें, कितनी बनती हैं? 14, 5.1 मिलियन। और अब आपने करना है इनपुट टैक्स को, वो कितना था? 340,000। अब ये कर लोगे पोर्शन के, ये भी मैंने ही करना है। ये हो जाएगा पोर्शन? बताएं हैं क्या आता है जवाब जल्दी से। 2466। बाकी को करने दें, आप में हो गया, बाकी तो बहुत पीछे हैं अभी। हाँ भाई मौसम क्या आ रहा है जवाब? पेपर पे चाहिए मुझे, पेपर पे चाहिए पोर्शनमेंट जल्दी से। 2466 पेपर, कागज़, सफ़ा। जल्दी से करें अपॉर्चनमेंट। हाँ भी बताओ। 24667 तो 2 मैंने करनी है मकली। 4667 ओके, सबको करने दें। फॉर्मेट करना हैं पेपर में सारा फॉर्मेट। बेटा ये फॉर्मेट पे ही लेके जा रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी टेबल बनाकर और ये इनपुट आउटपुट इफेक्टिव तो बंदा बहुत आगे जाएगा। है कोई 3-4 अटैम्प्ट ना पीछे। सी फैब की बात कर रहा हूँ भाई, 3-4 अटैम्प्ट बस सी फैब में बैठा होगा इंशाल्लाह। ये इतनी शॉर्टकट नहीं मारनी, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ये फॉर्मेट सीधा था। जब पूरा फॉर्मेट जब बना ना, आपने घबरा जाना है, तो इसलिए मैं आपको भी स्लोली से ले जा रहा हूँ फॉर्मेट के ऊपर। जो सैटरडे को किया था वो बिल्कुल बेसिक वर्किंग थी, थोड़ी एडवांस वर्किंग आई है तो नहीं हो रहा था आपसे। अब इसके बाद सीधा आपका फॉर्मेट ही रह जाएगा, कंप्लीट फॉर्मेट। तो स्लो एंड स्टडी, ये भी हमें झूठ ही लिखा हुआ है। हाँ जी हो गया सबकी अपॉर्चनमेंट? किसी की अपॉर्चनमेंट रह गई हो लिखवाएं जी, क्या जवाब आ रहा है? पहले का 246667, इसका और ये 63 आना चाहिए। ये आ गया, सबका जवाब यही आ रहा है। किसी का जवाब जिससे वेरी कर रहा हो अपॉर्चनमेंट में, सबका जवाब यही है ना। अब यहाँ से पकड़ें, डाटा पुट करेंगे। ये वाला जो है ये क्या होगा? एडजस्ट होगा। ये वेस्ट है, ये रिफंडेबल है। तो हम पकड़ेंगे 246667।
246667 कितना जवाब आएगा? 3 3 3 3। आप इसे सेल्स टैक्स पेएबल कभी भी नहीं कहेंगे। इसमें इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? फर्दर टैक्स। जो मैंने कहा था ना स्टार करना है, फर्दर टैक्स इसके बाद ऐड होता है हमेशा। 3% और अनरजिस्टर्ड कितने की थी? 7 लाख की, है ना? 3% इंटू 700K कितना बनेगा? 21,000। अब आपके पास वो नोट सबके पास है ना? ज़रा जाएं उसके ऊपर, पेज के ऊपर जहाँ पे हमने पढ़ा था फर्दर टैक्स, वहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि ये बॉटम लाइन फिगर है, ये कभी भी एडजस्ट नहीं होता, ये हमने क्या करना होता है? हमेशा पे करना होता है। ज़रा वहाँ पे जाएं, इसका सम कितना बनेगा? सेल्स टैक्स पेएबल 40, मुझे भी नंबर लिखवाना नहीं आते। और सेल्स टैक्स रिफंडेबल कितना आ जाएगा? 446 कितना? 4, ये आपका सेल्स टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा। अब वो जो एग्जाम्प्ट वाली लाइन थी ना, एग्जाम सप्लाइज वाली, सॉरी जो थी लाइन आपकी फर्दर टैक्स वाली, उसमें हमने लिखा था कि ये फर्दर टैक्स जो हम 3% करते हैं ये कभी भी एडजस्ट नहीं होता। तो क्या देखो, हमने यहाँ से आउटपुट टैक्स में से जब इनपुट टैक्स लेस किया है, क्या हमने ये लेस किया? ये एडजस्ट किया? ये कभी भी एडजस्ट नहीं होता। और उसके साथ ही लिखा हुआ था आगे अगले पेज के ऊपर कि ये हमेशा बॉटम लाइन फिगर होती है, ये एज इट इज़ हमने क्या करनी है? गवर्नमेंट को पे करनी है। ये जो 21,000 हम लेंगे ना इजाफी फर्दर टैक्स, ये हमने क्या करना है? एज इट इज़ गवर्नमेंट को पे करना है। मैं इवन यहाँ पे बता दूँ, आपका फॉर एग्जांपल आउटपुट टैक्स था 6,29,000, आपका इनपुट टैक्स हो 7 लाख, क्या गवर्नमेंट ने कुछ पे करोगे? सुनो ध्यान से, आपका आउटपुट टैक्स है 6,29,000, आपका इनपुट टैक्स आया 7 लाख, क्या गवर्नमेंट ने कुछ पे करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर फर्दर टैक्स हुआ तो ये आप ये स्टिल पे करोगे। फर्दर टैक्स हमेशा गवर्नमेंट को पे करना है, ये कभी भी एडजस्ट नहीं होता। जितना भी फर्दर टैक्स होगा ये एज इट इज़ क्या किया रहेगा? गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो आपको पूरा नज़र आ रहा है ना इस वक्त, ये आपका बेसिक फॉर्मेट है न्यूमेरिकल्स करने का। बेसिक फॉर्मेट आपका न्यूमेरिकल करने का यही है। इसको नोट डाउन कर लें। अब हम अगली बात करें और फिर हम इनको ज़रा वाइंड अप करने की। अगर आप लोग बोर्ड के ऊपर तस्वीर ले रहे होते हैं तो ग्रुप में शेयर कर दिया करें, वरना बाद में मुझे आ रहा था सर तस्वीर भेजने, मैं कैमरा में लगा। तुम मस्ती कर रहे हैं तू बाहर आ जा। जी जनाब, ये क्लियर है? ये सबको क्लियर हो गया? अब जो फोकस कर ले भाई, सबको क्लियर है? ये जो लिखा है ये आपका एक बुनियादी फॉर्मेट है। आपका सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल इसी तरीके से होता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जो हमने सेल्स टैक्स लिखे हैं क्रेडिट उसके ज़रिए। फिर आप क्या करते हैं? अपना आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। और देन हम क्या कर रहे होते हैं? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एक न्यूमेरिकल को ना अगर आप डिवाइड करें तो उसमें 4 हिस्से हैं। और दूसरा जाए, एक न्यूमेरिकल के ना 4 हिस्से हैं, कोई भी न्यूमेरिकल होगा। पहला हिस्सा है सेल्स टैक्स क्रेडिट्स का, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन का। दूसरा हिस्सा है आउटपुट टैक्स का, जिसे हम कहते हैं सेल्स टैक्स डेबिट्स का।
तीसरा हिस्सा है सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी का, जो हम बताते हैं कितना पेएबल और रिफंडेबल है। और चौथा हिस्सा हमारी वर्किंग का, जो हमारी क्या होती है, अपोर्शनमेंट का होता है। तो कोई भी एक न्यूमेरिकल जो है ना, वो इन 4 पार्ट्स पे क्या कर रहा होगा, बेस कर रहा होगा। कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ ले, उसमें 4 एरिया होंगे। इन चारों एरिया में खेलता है एग्जामिनर। कोई एक अटैम्प्ट पकड़ेंगे, उसमें इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, उसमें एडजस्टमेंट होंगी, बाकी सब कुछ सीधा होता है। आप किसी और टाइम में जाएंगे, वहाँ पे आउटपुट टैक्स मुश्किल होगा, बाकी सब कुछ सीधा होगा। किसी और टाइम में जाएंगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिमेंट जो है मुश्किल होगी। तो एग्जामिनर के पास जो रूम्स है ना खेलने वाले, वो एक ये वाला रूम है, एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है, इनमें खेलता है। ये तो सिंपल आपकी कैलकुलेशंस हैं, वो तो आप निकाल लेते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल के 4 हिस्से हैं। अगर इन चारों हिस्सों के ऊपर आपको अबूर हासिल हो जाता है, आपका सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल में पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस यस। आप लोग ना प्रैक्टिस मतलब इतने फोकस होकर नहीं बैठ रहे, नुकसान करवा लोगे अपना। है ना, आगे चलिए, आगे चलिए। वो भी वही डिस्कस करने लगा था, खुदा की कसम। जी, तुम्हें वाकई इफेक्टिव रिसोर्सेज की ज़रूरत है। चलें जी, ज़रा आपने मेरी हेल्प करनी है। तो जितनी हम बात करते आए हैं, हमने यही पढ़ा, हम आउटपुट टैक्स लेंगे, उसमें से इनपुट टैक्स लेस करवाते जाएंगे। केस नंबर 1, आपने सेल्स की थी 1 मिलियन की, परचेजेस किए आपने 5 लाख की। हमने टैक्स निकालना कितना होगा, तो इसके ऊपर हम लेंगे 17%, इसके ऊपर हम लेंगे 17%, कितना आएगा 1,70,000, और ये आएगा 85,000। रिमेनिंग 85 क्या है, सेल्स टैक्स पेएबल है। ऐसे ही है। केस नंबर 2 पे आओ ज़रा। आपने सेल्स की 12 लाख की, आपने परचेजेस की 8 लाख की। कितना बना आउटपुट टैक्स, कितना बना इनपुट टैक्स? कैलकुलेटर पकड़ो तक जल्दी। 204, और ये कितना बना 136,000। बताएं क्या जवाब आता है? 68,000। केस नंबर 3 में आ जाओ। आपने सेल्स की 15 लाख की, 17% टैक्स लिया, कितना बना 25 नहीं कहते। परचेज कितनी की हैं आपने 12 लाख की, कितना पे किया होगा 20, कितना आया 55,000। ये भी पेएबल है, ऐसे ही होता है। केस नंबर 4 में आइएगा ज़रा। सेल्स की आपने 2 मिलियन की, 17% टैक्स, कितना बना 3,40,000। परचेजेस की थी 2 मिलियन की, कितना पे किया होगा 3 लाख। सेल्स टैक्स पेबल कितना आएगा 0। केस नंबर 5 पे आते हैं। सेल्स की 25 लाख की,
17% टैक्स पे किया, कितना बनेगा? 4,25,000। परचेजेस की थी आपने इस महीने में 3 मिलियन की, कितना इनपुट पे किया होगा? 510। सेल्स टैक्स पेबल कितना आएगा? कितना? वो घबरा क्यों रहे, तुम्हें मैथ्स नहीं आती? पता नहीं यार कैसे ठंडे लोग हैं। ये क्या आ रहा है? रिफंड। ऐसे ही है, एग्री करते हो? अभी तक हमने सारी बात यही की है, गलत की है। यहाँ तक हमारी बात ठीक थी, यहाँ से ऑनवर्ड जो हम बात कर रहे हैं गलत है। अब यह कि मैं टैक्स नहीं आता, मैं तो गलत पढ़ा रहा था। अब ये ना कह देना ये हमने बात गलत की है। क्यों? क्योंकि कहानी बड़ी सिंपल है कि यार जितना इनपुट टैक्स है क्लेम कर लो, जितना इनपुट टैक्स है क्लेम कर लो। इससे अगर ये शुरू हो जाए ना करने तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को लॉस होगा। अवाम क्या करेगी? अवाम इनको लूटने के लिए ओवर बाइंग कर लेगी। ज़्यादा इनपुट टैक्स का मतलब क्या है कि आपने ओवर बाइंग की हुई है, आपको पता है आपकी सेल्स नहीं है, आप क्या करके ले आए हैं? स्टॉक उठा के ले आए हैं, ताकि अल्टीमेटली हम हुकूमत को कुछ पे ही ना करें। वो भी हुकूमत बड़ी तेज़ है, कहते हैं ना बेटा ना, तुम जितना मर्जी स्टॉक उठा लो, हम तुम्हें सारा क्लेम करने ही नहीं देंगे। वो क्या कहते हैं कि आप मैक्सिमम कितना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स का। ये इन्होंने एक रूल इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि जब भी आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है, अब मैक्सिमम कितना क्लेम करेंगे? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स का क्लेम करेंगे। अब मैं इसको पकड़ता हूँ और इससे हम अगर पूरी कहानी बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये महीना है मार्च का, हमें पता है कि हर महीने क्या होती है? टैक्स की रिटर्न फाइल होती है। ऐसे ही है, आपने सेल्स की हैं कितने की? आपने सेल्स की हुई थी 2.5 मिलियन की। 17% के हिसाब से आपका आउटपुट टैक्स कितना आ रहा था? 4,25,000 था। ऐसे ही था। आपने परचेजेस की, वो कितनी थी आपकी? 3 मिलियन की। इस पे 17% लगाएंगे तो कितना आ रहा था? 5,10,000 है। और रिक्वायरमेंट है जी हमने इस महीने का निकालना है सेल्स टैक्स पेएबल। अब कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले लेंगे अपना आउटपुट टैक्स। अब ये है थोड़ी सी, इससे पहले सवाल किए उस सवाल में थोड़ी सी मज़ीद कम्प्लेक्सिटी अब यहाँ पे आएगी। इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट देने के काबिल हो जाऊँगा। आउटपुट टैक्स कितना आएगा हमारा? 4,25,000। इसमें से हमने लेस करना है इनपुट टैक्स। अब मैं इनपुट टैक्स अगर ये लेस कर दूंगा गलत हो जाएगा, तो यहां पे रूल आएगा। रूल क्या होगा? एक्चुअल इनपुट टैक्स, एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना पे किया है? 5,10,000। लिख लो, ये आपका आउटपुट टैक्स है। इसका 90% कितना बनता है? 382,500। अब इनमें से जो लोअर होगा, क्या लोअर, वो कौन सी अमाउंट है? 382। आप सिर्फ यही लेस करवा सकते हैं, इतना ही आपको इनपुट टैक्स जो है वो अलाउ होगा। कितना पे करेंगे? सेल्स टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा? 42,500। हुकूमत को हमने ये पे करना है हर हालत में, हुकूमत को ये पे होगा। अब यहाँ पे देखा जाए, जिसने सामान लिया रो पड़ेगा कि मैं ज़्यादती किया। भाई मैंने तो पे कितना किया? 5,10,000। तो मुझे कितना क्लेम करने दे रहे हो? 3,82,500। मेरा क्या कसूर है? वो कहते हैं रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है। जितना क्लेम नहीं कर पाए ना, क्या कर लो? कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले महीने क्या कर लेना? क्लेम कर लेना। फिर हम क्या निकालेंगे? सेल्स टैक्स
कैरी फॉरवर्ड। वो कैसे निकालेंगे, देखें आपका टैक्स कितना था एक्चुअल 5,10,000, आपने कितना क्लेम किया है 382, कितना क्लेम नहीं कर पाए, कितना 12, ये क्या कर लो कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले महीने के रिटर्न में इसको एडजस्ट करवा लेना। ये होता है हमारा। अभी आप कह रहे हैं ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मार्च का महीना था, अब हम चलते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में आपने सेल्स की 3 मिलियन की, आपने परचेजेस की थी 32 लाख की, उस महीने में भी आपका ये हो गया। अब है जी सेल्स टैक्स पेएबल जो है ये आपने कैलकुलेट करना है, डाटा यही है। अब हम देखेंगे क्या है, हम सबसे पहले निकालेंगे अपना आउटपुट टैक्स। कितना आएगा ज़रा बताना, 5,10,000, ये आपका आ गया आउटपुट टैक्स, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है लेस इनपुट टैक्स। रूल क्या है, रूल है जी एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। जरा कितना आता है 90%, इसका 5,10,000 का 90% कितना बनता है। ये सबसे आसान चीज़ होती है लिखने में, पूरे न्यूमेरिकल में सबसे आसान चीज़ ये है। आपको पता आउटपुट टैक्स कितना है, उसका फ़ौरन क्या लिख लेंगे हम 90% कितना बनेगा 459, ये हो गया। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स पे आते हैं, इस पे कितना पे किया होगा 17%, 5, ये तो मैंने पे किया, ऐसे ही है। मार्च के महीने का ये भी तो है था जो मैं क्लेम नहीं कर पाया था, इन्होंने क्या कहा था इस माह नहीं कर पाते अगले माह कर लेना, कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो एक्चुअल इनपुट टैक्स में सबसे पहले क्या आएगा, ये वाला जो पिछले माह क्लेम नहीं कर पाया, ये आ जाएगा जी ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। कितना था ये 1,27,500। इसमें हम ऐड करेंगे इनपुट टैक्स फॉर द मंथ। इस महीने का इनपुट टैक्स कितना है 5,44,000, कितना बनता है 671। ये है एक्चुअल ये इस महीने का, ये था जो मैंने परचेजिंग की, और ये वाला एक्सरसाइज कहाँ से आया जो पिछले माह क्लेम नहीं कर पाया, कितना बना लोअर ऑफ क्या होगा क्लेम हो जाएगा, तो हम क्या लेस करवा पाएंगे 459,000 लेस करवा पाएंगे। कितना आएगा पेएबल 51,000, कितना आएगा। और आप कहेगा यार मैं तो रहूँगा, टैक्स वाला कितना बनता था 671, मुझे कितना अलाउ किया है 4,500, ज़्यादती हो गई है। कितने रोना नहीं है, घबराना नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो हम फिर क्या कर लेंगे सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कितना होगा हमारा, कितना था 671,500 था, कितना क्लेम कर पाए हैं 459,000 है, कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 212, ये हम क्या कर लेंगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कहते हैं भाई घबराना नहीं है, नहीं एडजस्ट हुआ अगले माह कर लेना, तुम कौन सा मर गए हैं हम कौन से चले गए हैं। ठीक है पाइन की कह सकते हैं, नौकर की नखरा की, ऐसे हो रहा होता है। अब हम चलते हैं मई के महीने में, मार्च नहीं हो पाया, अप्रैल में भी उसने कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब हम कहाँ चल रहे हैं, मई के मंथ में शायद हमसे हो पाए। मई के मंथ में हमारी सेल्स हुई 4 मिलियन की, और मई के महीने में हमने परचेजिंग की हुई थी 32 लाख की। ज़रा अटेम्प्ट करें, हाँ लेट्स ट्राई, कितना आउटपुट कितना इनपुट आता है।
मेरे से पूछ ले हैं। जी जनाब हुआ। चलें, आउटपुट टैक्स कितना आया होगा? आउटपुट टैक्स आया आपका 6,80,000। इसमें से हमने क्या लेस करना है? इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स में रूल क्या है? एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। कितना बनता है इसका 90%? ये हमने लिख लिया 612,000। एक्चुअल इनपुट टैक्स में सबसे पहले आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। पिछले महीने कितना हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था? 212,500। हम लिख लेंगे 212,500। इस महीने का इनपुट टैक्स कितना है? 544,000। फिर नहीं होया, पक्की कर ले। ओए यार कितना बनता है? 756,500। लोअर ऑफ क्लेम होगा कितना है? कितना पेएबल होगा? ये हम क्या करेंगे? पे करेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है आपका? था जी 756,500। आपने क्लेम किया 6,12,000। कितना? 1। फिर तुमसे ना हो पाया, क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड हो गया। ऐसे ही हुआ, सब कैसे ही हुआ है ना। अब क्या करें? कहानी शुरू कहाँ से हुई है? मार्च से। मई का महीना आ गया, इनपुट टैक्स खाना खराब, एडजस्ट ही नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? फिर रो पड़ेंगे यार कुछ नहीं होता। अब कैसा यार क्यों घबरा रहे हो? मैंने कब तक एडजस्ट कर सकूँगा? तो जब तक है जान, कोई लिमिट नहीं है। नहीं होता लगे रहो, कैरी फॉरवर्ड करवाओ, लगे रहो। कोई टाइम लिमिट हम आपको नहीं दे रहे। 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, या कब्र में जाके हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ से। तो क्या है? लगे रहे। अब देखिए ये वाला इनपुट टैक्स पे तक क्लेम नहीं कर पाए, यहाँ से हुआ था कहानी का आगाज़। अभी तक कितना है? वहाँ पे है कि एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। चलें अगले महीने हम कुछ ना कुछ करते हैं, शायद एडजस्ट हो जाए, माइट भी। चले यार अब इसने कह दिया, अब इसका हम बात थोड़ी ठुकरा सकते हैं, वरना कहेगा ठुकरा के मेरा टैक्स मेरा इंतकाम देखेगी। अब जून के महीने में वो ईयर एंड आ गया। जून के महीने में आपकी सेल्स हुई 5 मिलियन की। आपने कहा यार स्टॉक पड़ा हुआ है, कम खरीदते हैं इस दफ़ा। आपने परचेजिंग की 2.2 मिलियन की। जून के महीने में सेल्स कर दी 5 मिलियन की, खरीदारी कितने की हुई थी? 2.2 मिलियन की। अब हम निकाल लेते हैं आउटपुट टैक्स कितना आएगा जी? आउटपुट टैक्स आएगा 8,50,000। ठीक है, लेस क्या करना है? रूल क्या है? इनपुट टैक्स का रूल क्या है? अब बोलो। एक्चुअल और 90% ऑफ। इसका 90% कितना आएगा?
7,55,000। इसका 90% कितना आया 765। एक्चुअल इनपुट टैक्स में आते हैं, पहले आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। पिछले महीने हम 144 एडजस्ट नहीं कर पाए थे, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा। इस महीने में हमने परचेजिंग की 2.2 मिलियन की, इस महीने का इनपुट टैक्स कितना था 37। कितना बनता है इसका सम कितने का बनता है? एक्चुअल कितना है 5, एक्चुअल कितने 518,500। 90% कितने? तो अल्टीमेटली अब फाइनली जितना इनपुट टैक्स पे किया वो सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा। सेल्स टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा हमारा, कितना होगा 850 33 ये हम हुकूमत को पे करेंगे। और क्या अब मेरा कोई सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता चल के कहीं ना कहीं मैं अपना सारे का सारा इनपुट टैक्स जो पे किया होता है वो एडजस्ट करवा लेता हूँ। तो कहानी ये है, ठीक है, क्लियर है? इसको देख लें, अगर ये क्लियर है अब मैं आपको इसकी बताता हूँ अंग्रेज़ी। और हमारा अब न्यूमेरिकल के लिए तमाम जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ सिर्फ फॉर्मेट और आप आई कैप की अटैम्प्ट का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो आपकी परचेजिंग कम, तो उसने ठीक है आप सेल्स बढ़ाएं, परचेजिंग कम करें, आप ना करें। आपने स्टार्टिंग पे इतनी ओवर बाइंग कर ली हुई थी, गलती आपकी थी ना। ऐसे ही करते हैं, ऐसे होता है। आपके ख्याल से ये जो सेल्स लगी होती हैं क्यों लगाती हैं? ये सेल्स पे लॉस पे कुछ नहीं बेच रहे होते। अगर आपको लग रहा है 70% ऑफ पे लॉस है, नहीं लॉस। तो जब उन्होंने अपने फिर इन्वेंट्री आउट करनी होती है, काम करते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपने स्टॉक कम करने के लिए, ये करते हैं ऐसी हरकतें। जी जनाब, जितने हमने सिनेरियो लिखे हैं सारे क्लियर है सबको? कब कैरी फॉरवर्ड होगा और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद एडजस्ट कैसे होगा, ये सबको क्लियर है। इनपुट टैक्स का रूल क्या है? एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज़ लोअर वो हम क्लेम करेंगे। अगर हम नहीं क्लेम कर पा रहे तो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड कैसे निकालना है ये बच्चों को समझ आज तक नहीं आती, बस पागल हो जाते हैं, कहते हैं कैरी फॉरवर्ड कैसे निकल रहा है। नजर आ रहा है कैरी फॉरवर्ड कैसे निकल रहा है? कैरी फॉरवर्ड निकलता है कि आप अपना एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स का लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड है। जैसे यहाँ पे था, एक्चुअल कितना था हमारा 756,500, 90% कितना था 6,12,000। तो 76500 में से 6,12,000 लेस किया, जवाब क्या आया 144,500। तो ये मेरा क्या हुआ? कैरी फॉरवर्ड के मैं ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा। जैसे इस महीने में मैंने कितना टैक्स पे किया था 671,500, मुझे कितना क्लेम करने दिया 459,000। इतना मैं क्लेम नहीं कर पाया, मेरा क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कैरी फॉरवर्ड हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं, एक्चुअल इनपुट टैक्स लेस 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी वो हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। कहाँ से? किस महीने से? ये वाला देखिए, आउटपुट टैक्स कितना था, इसका 90% लिया, कितना आया 6,12,500। एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना था? ये 2,12,000 था जो पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड होके आया। इस महीने का 32 लाख की परचेजिंग थी, उस पर टैक्स कितना पे किया था 544। इन दोनों का सम किया, कितना बना 756,500। ये एक्चुअल इनपुट टैक्स है, ये 90% ऑफ आउटपुट टैक्स है। तो हमें कितना क्लेम करने दिया 6,12,000। कितना हम क्लेम कर नहीं कर पाए 144,500। ये क्या हो जाएगा हमारा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। है आउटपुट टैक्स का। इस सेल्स का 17% लेंगे तो ये आएगा, इसका 90% लेंगे तो 6,12,000 आएगा।
क्या जो लोअर है वो, जो लोअर होगा ना वो सिलेक्ट करेंगे हम। जी जनाब, क्लियर है ये सबको? अब ये इनपुट टैक्स पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? इनपुट टैक्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो मैक्सिमम अपने आउटपुट टैक्स का 90% तक ही क्लेम कर सकता है, उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता। सारा आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इट मीन्स उसको इन एवरी केस आउटपुट टैक्स का 10% पे करना ही करना है। अगर आप देखें यहाँ पे इसका आउटपुट टैक्स कितना था 680, कितना पे किया गवर्नमेंट को? तो आउटपुट टैक्स का कम से कम 10% गवर्नमेंट को पे होना ही होना है इन एवरी केस, क्योंकि उसने क्या कर दी है, लिमिट कर दी है। और ये इनपुट टैक्स ज़्यादा क्यों हो जाता है आउटपुट टैक्स से? आप ओवर बाइंग कर लेते हैं, सेल्स कम वगैरह कर रहे होते हैं, जितना आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप उसको अगले महीने में क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। अगर आपको कल याद हो, कल हमने फिक्स एसेट्स की अपॉर्शनमेंट का कॉलम सेपरेट बनाया था, याद है? उसकी रीज़न क्या है? मशीन है इसलिए नहीं, इसको लिख लें, ये फिक्स एसेट्स के ऊपर, इस मशीनरी के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। मशीनरी के ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होता। न्यूमेरिकल में समझा दूंगा। मशीन के ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्लेम हो जाएगा। मशीन के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए जब हम ये अपॉर्शनमेंट कर रहे थे तो इस अपॉर्शनमेंट में मशीन की वर्किंग जो है थी वो हमने सेपरेट की थी, मशीन की अपॉर्शनमेंट सेपरेट की थी। तो ये जो 90% का रूल है ये लोकल परचेजेस या कॉमन परचेजेस के ऊपर अप्लाई होता है, मशीन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मशीन को सेपरेट वर्किंग में लेके चल रहे होते हैं। मशीन का जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्लेम हो जाएगा, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और एफबीआर के पास पावर्स हैं, वो किसी भी बिज़नेस की रिस्ट्रिक्शन को कितनी भी कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे 10% उसने कहा है पे करना, मतलब 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ले रहे हैं। जो टियर 1 रिटेलर्स हैं उन्हें कह सकता है कि आप 95% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ले सकते हैं। ये पावर एफबीआर के पास है। अभी नॉर्मल रूल हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल रूल हमने पढ़ा है कि इनपुट टैक्स जो है वो मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम हो सकता है। यही नॉर्मल रूल है जो सारा हमने यहाँ पे किया। रूल क्या था कि इनपुट टैक्स मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक ही क्लेम किया जा सकता है। यही पढ़ा है। इस रूल की चंद एक्सेप्शंस है कि इन सिनेरियोज़ में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्लेम हो सकता है इन सिनेरियोज़ में। वो कौन कौन से हैं? जितनी भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, SNGPL हो गया, SSGPL हो गया, लेस्को वगैरह हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। इनका इस महीने का जितना भी इनपुट टैक्स होगा ये सारे का सारा क्लेम कर लेंगे, इनके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होती। उसके अलावा जो OMCs होती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पार्को हो गया, शेल वगैरह हो गया ये। उसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई हैं या पाकिस्तान स्टील मिल हो गई है, इनका इस महीने का जितना भी इनपुट टैक्स होगा ये सारे का सारा क्लेम कर सकते हैं। इनके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होता, इनके ऊपर ये रूल वैलिड नहीं होता। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चरर हैं, इन्होंने भी जिस महीने जितना भी इनपुट टैक्स पे किया होगा सारे का सारा क्लेम कर सकते हैं, इनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, खाली डिस्ट्रीब्यूटर्स, होल सेलर ना हो, जो सोलली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी सारे का सारा इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? जो इंपोर्ट करके मार्केट में बेचेगा, वो कौन है? कमर्शियल इंपोर्टर। अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर है और उसकी इंपोर्ट्स जो हैं
टोटल 50% से ज़्यादा ऐसी हैं जिसके ऊपर उसने 3% वैल्यू एडिड टैक्स पे किया है। मतलब अगर उसने 100 रुपये की इंपोर्ट की है तो 50% से ज़्यादा की इंपोर्ट पे उसने 3% वैल्यू एडिड टैक्स पे किया है, तो उस कमर्शियल इंपोर्टर के ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जितना इसका इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्लेम कर सकता है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 6 में, ये आपके पेपर में अभी तक टेस्टेड नहीं है, ये टेस्ट हो सकता है। कहता है एक पर्सन जो है वो मल्टीपल सप्लाईज कर रहा है इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। अगर उसकी टोटल सप्लाईज में जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हैं वो 50% या उससे ज़्यादा की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन ने टोटल सप्लाईज की हैं फॉर द मंथ 15 लाख की। 15 लाख की क्या है? टोटल सप्लाई, जिसमें टैक्सेबल एग्जाम सब कुछ शामिल है। और इसमें जो है आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज वो कितनी है? 9 लाख की हैं। इस टोटल में से जो आपकी ज़ीरो रेटेड है वो कितने की हैं? 9 लाख की हैं। तो क्या ये 50% से ज़्यादा की है कि नहीं है? है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है और वो सप्लाईज टोटल सप्लाई का 50% से ज़्यादा की हैं, तो फिर इस बंदे के ऊपर भी 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। जितना भी इनपुट टैक्स पे किया होगा सारा क्या कर सकता है? ये क्लेम कर सकता है। इसके कहेंगे भाई कोई मसला नहीं है, तुम्हारी जो आपकी जो सप्लाईज हैं ज़ीरो रेटेड वो 50% से ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं हो रहा। जितना भी टैक्स आपका बनता है सारे का सारा क्लेम कर लें। उसके अलावा जो टेलीकॉम सेक्टर्स होता है इनके लिए भी नहीं होता, जो CNG डीलर्स हैं उनके लिए भी नहीं होता। उसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सनस मैन्युफैक्चरर के अलावा इसमें बात हो रही है रिटेलर की। अगर कोई ऐसा रिटेलर है जिसकी टोटल सेल्स का 80% या उससे ज़्यादा थर्ड स्केजुअल आइटम्स का है, मतलब वो जो चीज़ें बेच रहा है वो किसकी बेच रहा है? रिटेल आइटम्स की बेच रहा है, और वो उसकी टोटल सेल्स का 80% है या उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए भी रूल अप्लाई नहीं होगा। उसका जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारा क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल रूल क्या है? 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो रही होती है। किन सिनेरियोज़ में 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी? जितना भी इनपुट टैक्स होगा सारे का सारा क्लेम हो सकता है। इसमें 10वां पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि जितनी भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं या मशीनरीज होती हैं उनके ऊपर भी 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रही होती। जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्लेम हो जाएगा। 10वां पॉइंट आप इसमें ऐड कर लें, फिक्स एसेट्स और इनकी परचेजिंग के ऊपर। भाई हैंडआउट में कहाँ लिखे हुए हैं? आप फ्रंट ऑफिस से पकड़ लें जाके। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, होलसेल नहीं कर रहा। तो भाई नहीं आएंगे ना। पॉइंट 5 में अगर कमर्शियल इंपोर्टर है तो उसने 100 रुपये की इंपोर्ट की है और 50 रुपये की इंपोर्ट ऐसी जिस पे उसने वैल्यू एडेड टैक्स पे किया हुआ है, तो फिर उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ना सिलेबस में नहीं है। ये हमने पॉइंट पढ़ लिया कि अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है एक्चुअल और आउटपुट टैक्स कम है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा वो सारा तरीका करा दिया। ये रिफ़ंड नहीं मिलता आपको। ये अगर आपने कभी देखा है, हमने इस केस में रिफ़ंड नहीं निकाला। आप ये इसको रिफ़ंड नहीं मांग सकते, आप इसको रिफ़ंड नहीं मांग सकते। ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगले महीने की रिटर्न में एडजस्ट होगा। रिफ़ंड सिर्फ एक ही केस में होता है, वो कौन सा है? ज़ीरो रेटेड। इनमें रिफ़ंड्स नहीं होते। जो नहीं एडजस्ट हो पाया अगले महीने कर लेना, हम आपको पैसे वापस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है अपने हैंडआउट से पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ DCN के ऊपर। ये बोर्ड रेस कर दूँ? यार ये तस्वीरें ना भेज दिया करो, बाहर में सारे मेरे पीछे पड़े होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक कमर्शियल इंपोर्टर ने टोटल इंपोर्ट्स की हैं, उसमें उसकी जो इंपोर्ट्स हैं जिस पे उसने वैल्यू एडेड टैक्स पे किया है वो 50% से ज़्यादा का है, तो उसके ऊपर फिर रूल अप्लाई नहीं होगा। आपने लाख रुपए की इंपोर्ट्स की हैं और 55,000 की इंपोर्ट ऐसी जिसके ऊपर आपने 3% वैल्यू एडेड टैक्स पे किया है, तो ये 50% ज़्यादा हो रहा है,
तो फिर इस बंदे के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उसका जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारा क्लेम कर सकता है। हाँ भाई समझ नहीं आई? समझ आ गई। हंस क्यों रहा है फिर? लगी समझ गई। आपका न्यूमेरिकल के लिए जितने तमाम चीज़ें सारी मैंने करवा दी हैं आपको। अगले 25 मिनट के बाद आपका चैप्टर नंबर 17, 18 दोनों डन हो जाएंगे और सेल्स टैक्स हमारा ख़त्म। तो लेट आया आज, तीसरा तो है ही कुछ नहीं ना, उसमें 3 टेबल्स ही करने हमने। 30% ऑफ सिलेबस हमारा डन तकरीबन हो गया। अब लेट क्यों आए हो? Get well soon. This too shall pass. Stay strong. ये फिर कैसे करोगे कवर? ऑनलाइन लोगे लेक्चर? हाँ वो लास्ट में ले लेना, ये तो हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया आज। जितनी पीछे हमने सारी बेस बिल्ड की है वो आज के लिए बिल्ड की हुई थी, तो कोई लॉस तो नहीं होता, तो ले लेना, वीडियो दे देंगे वो आपको, कर लेना इसको, ठीक है। तो 5 पेपर नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ा करो, सर दर्द हो रहा होता है या टाइम पे सो जाया करो। अच्छा जी, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, हम सेल्स करते हैं तो क्या सेल्स रिटर्न हो सकती हैं? आपने कोई चीज़ सेल की है, क्या उसकी नेचर में चेंजिंग आ सकती है? यार आपको घर से भेजा, मैंने धनिया लेके आओ, आप ले आए पुदीना, क्या होगा आपके साथ? वापस जाओ। यार ये बड़ा अजाब होता है वापस जाना, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है बंदे की, और ये घर वाले करवाते हैं। आप बेशक जाकर किसी अच्छे स्टोर से भी चीज़ ले आए ना, उनको साथ ले जाएं, जब वो बिल वेरीफाई करते हैं यार ये एक्स्ट्रा के वापस करो, ये बहुत दुख होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का कचूम्बर बन जाता है। आपने ऑर्डर दिया 10 एसीज का 1.5 टन के, आपको यार बाद में यार 1.5 टन तो ज़्यादा हो रहा है, हम 1 टन का इसलिए ले लेते हैं, आप चेंज कर लेंगे। एसी डिलीवर हुए, आपने कहा यार नहीं खोलते नहीं, वापस करवा के टन वाले दे देते हैं, कंपनीज कर देंगी। इसका मतलब इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ों में चेंजेस आ रही होती हैं। आपने पहले ऑर्डर दिया रही, आपको 100 चेयर्स चाहिए, ऑर्डर दे के आगे, इनवॉइस लेके आगे, आपको यार बाद में यार सेटिंग कैपेसिटी तो हमारी 150 की है, 50 का आपने और ऑर्डर दे दिया, उसमें एडजस्ट करके हमें भेज देना, चेंज हो रही है वैल्यू, नेचर चेंज हो रही है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो रहा है तो उसको सेल्स टैक्स रिटर्न में कैसे एडजस्ट करेंगे? उसको सेल्स टैक्स रिटर्न में किस तरह से एडजस्ट करना है वो हमने सीखना है, और ये है डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू करके वो अकाउंटिंग, और उसके बाद हम यहाँ पे मूव करेंगे। अकाउंटिंग में जब हम सेल्स करते हैं, एंट्री क्या पास करते हैं? 2 पर्सन है, एक सेलर है और दूसरा कौन है? खरीदार। सेलर जब सेल करता है, एंट्री क्या पास करता है? कैश डेबिट करेगा, सेल्स क्या होंगी? क्रेडिट होंगी, ऐसे ही है। और बायर की एंट्री पास करता है परचेजेस कैश क्या होगा? क्रेडिट। दोनों एंट्री के पास करते हैं। यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सेल्स रिटर्न होंगी, सेल्स रिटर्न हो रही है, कौन रिवर्स करेगा? सेल्स रिटर्न किसको होगी? सेलर को कि बायर को? जिसको सेल्स रिटर्न होती हैं वो सेलर है। जब भी सेल्स रिटर्न होंगी तो ये इशू करेगा क्रेडिट नोट। बायर ने क्या की है? परचेज रिटर्न। बायर क्या इशू करेगा? याद रखोगे ये सेल्स रिटर्न,
परचेज रिटर्न, ये भूलोगे तो नहीं। अब ये इशू होता क्यों है, पहली क्वेश्चन है। नोट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने ना इस तरह से एक बना देते हैं पर्ची, यहाँ पे आपने 3 कॉलम बनाए होते हैं इस तरह से। ये होता है कॉलम आपका ओरिजिनल इनवॉइस का, कि जो हमने ओरिजिनल में सेल्स की थी, ये क्वांटिटी, ये रेट, ये वैल्यू थी, डेट शीट लिखी होती है, इनवॉइस नंबर लिखा होता है। यहाँ पे आप लिखा होता है रिवाइज्ड इनवॉइस का, कि अब इस काम की वजह से मेरी इनवॉइस ये रिवाइज हो गई है। और यहाँ पे लिखा होता है आपने इसका डिफरेंस, इतनी तब्दीली आ रही है। ये नोट इशू करते हैं, ये नोट कौन इशू करेगा, सेलर भी इशू करेगा। ये कौन करेगा इशू, बायर भी इशू करेगा। इसको जाके आप कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तो जितनी सेल्स रिटर्न वगैरह हुई होंगी वो क्रस्ट में आइडेंटिफाई हो जाएंगी, तो आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी, नेट हो जाएंगी। कल मैं आपको दिखाऊंगा रिटर्न में कैसा होता है ये, इसका पूरा फॉर्मेट जो है ना कल दिखाऊंगा आपको। बट ये एक किस्म की रसीद ही है जो आप इशू कर रहे हैं ओरिजिनल रसीद के बदले में। जो आप कहते हैं ना ओरिजिनल इनवॉइस थी, उसके बदले में एडजस्टमेंट के तौर पे क्या कर रहे हैं आप, ये रसीद इशू कर रहे होते हैं। अब पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू होता क्यों है, या वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। हमें लॉ कहता है कि DCN, मैं इसको DCN लिख रहा हूँ, आपने DCN नहीं लिखना, प्रॉपर नाम लिखेंगे, कि DCN उस वक़्त इशू होता है जब आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में मॉडिफिकेशन आती है। मतलब जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, अगर उसमें तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है, तो उस चेंज की वजह से क्या होगा, आपका डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू होगा। ये कौन कह रहा है, लॉ। अब वो तब्दीली कैसे आती है ये देखिएगा। अगर आपने सप्लाई कैंसिल कर दी, कैंसिलेशन की वजह से क्या इनवॉइस पे तब्दीली आएगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी इनवॉइस। आपने बिल दे दिया कि भाई पैसे नहीं देने में, कैंसिल कर दो, आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई हुई थी, सिस्टम में क्या करोगे, अब जाके कैंसिल करोगे। उसके अलावा गुड्स रिटर्न हो रही हैं, अब जो गुड्स रिटर्न कर रहा है वो भी चेंज कर रहा है, जिसको रिटर्न हो रही है वो भी क्या कर रहा है, अपनी सेल्स में से लेस करवा रहा है, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेगा। अब उसने लिखा था ओरिजिनल इनवॉइस 1 लाख रुपए की, मैंने 20 गुड्स बेची हैं, 5000 की 1 गुड्स बेची हैं, आपने 2 गुड्स वापस कर दी हैं। अब उसकी इनवॉइस 1 लाख की तो नहीं रहेगी, कितने की सेल्स होगी, 90,000 की होगी। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपने टैक्स इनवॉइस को चेंज करना पड़ेगा, रिटर्न में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने नेचर ऑफ सप्लाई चेंज कर दी है, आपने पहले ऑर्डर दिया चाहिए मुझे AC 1.5 टन का, आपने ऑर्डर दे दिया, पैसे दे दिए, आपने बाद में कॉल किया इसको 1.5 से 2 पे कन्वर्ट कर दो, चेंज हो गई है, वैल्यू भी चेंज हुई होगी, वैल्यू भी चेंज हुई होगी, बट सप्लाई की नेचर चेंज हो गई है। यहाँ पे पहले ऑर्डर दिया था चाहिए मुझे स्प्लिट AC, बाद में कॉल की नहीं थी मुझे चाहिए चिलर, आपने चेंज करवा दी सप्लाई। अब वो कर देगा बंदा, वो इनकार नहीं करेगा, प्रैक्टिकली वो चेंज कर देगा, वो आपको नया दे देगा चीज़, लेकिन अपने अकाउंट्स में क्या करेगा, जो आपका DCN है वो इशू हो रहा होगा। आपने वैल्यू सप्लाई चेंज कर दी है, आप AC शिफ्ट करते हैं 1.5 से 2 के ऊपर, कीमत सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या करने पड़ेगा, उसको अपनी इनवॉइस जो है वो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। या कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी इनवॉइस चेंज हो रही है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट इशू कौन करेगा, सेलर। डेबिट नोट कौन इशू करेगा, बायर करेगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये इम्प्लाइड है, कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं की गई, कि अगर इन तमाम इवेंट्स की वजह से सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, अगर इन तमाम इवेंट्स की वजह से सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, सेल्स रिटर्न करोगे, सेल्स कम होंगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। अगर इन तमाम इवेंट्स की वजह से सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है ना, तो फिर क्या हो रहा है, फिर इस केस में जो सेलर है वो इशू कर रहा है क्रेडिट नोट, और जो बायर है वो क्या कर रहा है, डेबिट नोट इशू कर रहा है। कब, जब सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है इनमें से किसी भी इवेंट में। और ये कर कब सकते हैं, लिमिट है, ये नहीं जब दिल किया कर दो ये काम, नहीं, इसकी लिमिट है कि अगर आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आप DCN
सिर्फ 180 डेज में इशू कर सकते हैं फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। मतलब जो आपकी ओरिजिनल रसीद थी, उस रसीद के ऊपर जो तारीख लिखी हुई थी, उस तारीख के बाद 180 दिन के अंदर अंदर आप सेल्स रिटर्न करवा सकते हैं। 180 दिन के अंदर कर दो, आप सेल्स रिटर्न कर दी हैं आपने, उसने कर दिया डेबिट नोट इशू, आपने क्रेडिट नोट इशू, टैक्स वालों में कोई मसला नहीं है, एडजस्टमेंट अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर 180 दिन लैप्स हो गए हैं और आपको अब आ रहा याद कि मैं सेल्स रिटर्न करनी है, आपको एडजस्ट नहीं करने दी जाएगी। क्यों? कहेंगे भाई तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो लिमिट क्या है? 180 डेज है। व्हाट इफ़ अगर आपकी कोई भी ऐसी इवेंट या कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसकी वजह से आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपने इनिशियल इनवॉइस दी थी ओरिजिनल इनवॉइस में, इसमें क्वांटिटी थी 10 की, आपने बाद में कहा यार नहीं इसको रिवाइज कर देते हैं, मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 25 चाहिए। अगर आप 10 से 25 जाओगे, पैसे और भेजोगे, सेल्स और रिकॉर्ड होंगी, सेल्स और रिकॉर्ड होंगी तो क्या सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? एग्री करते हो सारे? अगर आपकी सप्लाई बढ़ रही है, आप 10 पहले बेच रहे थे, अब आपको 25 चाहिए, अगर 25 भेजेगा तो इनवॉइस जब आपको नहीं भेजेगा वो कम कीमत पे होगी, ज़्यादा कीमत पे होगी? ज़्यादा कीमत पे होगी। अगर ये सिनेरियो ना, फिर वो कहता है कि इसके ऊपर 180 डेज का लिमिट अप्लाई नहीं होती। जब तुम्हारा दिल करता है ना, कर दो, साल बाद भी करनी है कर दो। क्यों? उसको फ़ायदा हो रहा है डिपार्टमेंट वालों को। वहाँ क्योंकि टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है, उन्हें नुकसान होता है, वहाँ लिमिट लगा देते हैं कि 180 डेज़ है, इसमें कर लिया हम अलाउ कर देंगे। जहाँ पे टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पे क्या करते हैं? कर लो कोई मसला नहीं है, साल बाद भी याद कर लो, हम तुम्हें अलाउ कर देंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, कोई भी ऐसा इवेंट जिससे आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इजाफा हो रहा है या सेल्स टैक्स में इजाफा हो रहा है, उसमें फिर याद रखिएगा, उसमें जो सेलर है ना, सेलर वो इशू करेगा डेबिट नोट, और जो बायर है वो क्या करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। ये चीज़ याद रखनी है। आप फर्दर सेल करेंगे ना, फर्दर सेल्स टैक्स लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। एक तो टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी, दूसरा जो सेलर है वो क्या इशू करेगा? डेबिट नोट, और जब बायर है वो क्या करेगा? क्रेडिट नोट। मतलब उस ओरिजिनल का क्या कर लेंगे हम? रिवर्सल कर देंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इन शॉर्ट, सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है या टैक्स इनवॉइस में कमी आ रही है, तो सेलर क्या इशू कर रहा है? क्रेडिट नोट, और बायर क्या इशू कर रहा है? डेबिट नोट। अगर सेल्स टैक्स लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है तो सेलर क्या इशू करेगा? डेबिट नोट, और वो क्या करेगा? क्रेडिट नोट। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको भूले ना। डाउनवर्ड डिक्रीज है, सेलर इशू करेगा क्रेडिट नोट, और बायर जो है वो इशू करेगा डेबिट नोट। और टाइम लिमिट क्या है? 180 डेज है। अगर सेल्स टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो जो सेलर है वो इशू करेगा डेबिट नोट, और जो बायर है वो क्या करेगा? क्रेडिट नोट, और नो टाइम लिमिट। ये दो बातें याद रखनी है आपने, मैंने लिख दी हैं, ये दो बातें याद रहेंगी तो ज़िंदगी आपकी आसान है। जी जनाब, क्लियर है? ये टेबल पे दो बातें लिखी हैं, ये आपने कभी भूलनी नहीं है। टाइम लिमिट कब है, कब नहीं। आपके नोट्स पे एग्जांपल लिखी हुई है, इसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, रिमेंबर
अगर दो पार्टीज़ हैं, एक बंदा रजिस्टर्ड है और एक बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या करेगा, अपना कॉरस्पॉन्डिंग नोट इशू करेगा और वही एडजस्टमेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर सेलर रजिस्टर्ड है और बायर जो है था वो अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई चीज़ इशू नहीं कर सकता। कौन इशू करेगा? सेलर ही करेगा, और वो अपना डॉक्यूमेंट इशू करेगा और वो क्या कर लेगा, उसको एडजस्ट कर लेगा। अब इस DCN के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, मतलब जो हम रसीद इशू करेंगे इसमें क्या कुछ लिखा होगा। इसमें नेम एंड NTN ऑफ रेसिपिएंट सप्लायर के बेचने वाला कौन है, ख़रीदने वाला कौन है, उसका नाम, उसका NTN नंबर लिखा होगा। ओरिजिनल सेल्स टैक्स इनवॉइस जो है उसका नंबर क्या था, उसकी डेट क्या थी वो लिखी होगी, क्या क्वांटिटी थी, क्या वैल्यू थी, क्या सेल्स टैक्स की अमाउंट थी, लिखा होगा। हम ये DCN इशू क्यों कर रहे हैं, रीज़न, लाइक सेल्स रिटर्न हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, सेल कैंसिलेशन हुई है, वो रीज़न लिखेंगे। फिर जो ऑथोराइज पर्सन जो अकाउंटेंट होता है उसकी स्टैंप, उसकी सील ऊपर लगी होती है। उसके अलावा जितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है वो, या जितनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, जितनी कैंसिल हुई है, वो हम लिखेंगे, इतनी रिटर्न हुई है, इतनी हमने रिसीव कर ली है। फिर हम एंड पे ओरिजिनल रिवाइज्ड का डिफरेंस लेंगे और वो बता देंगे जी इतनी हमारी वैल्यू चेंज हुई है, इतनी हमारी सेल्स टैक्स की लायबिलिटी में कमी या ज़्यादा वाक़या हुई है। तो ये पर्टिकुलर्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट के। ये आपने चीज़ याद करनी है। ये मैंने बता दी है कि जो बंदा रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही एडजस्टमेंट कर पाएगा। अगर दोनों बंदे रजिस्टर्ड हैं तो दोनों इशू करेंगे डेबिट क्रेडिट नोट। अगर एक बंदा रजिस्टर्ड है तो वो अपना ही क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग नोट इशू कर रहा होगा। जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम की, हर न्यूमेरिकल की, हर अटैम्प्ट में होती है DCN। अब DCN में जो चीज़ न्यूमेरिकली याद करने वाली है वो एक ही है। जब भी आप कोई एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो आपने देखना है कि उससे सेल्स टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। पहला सवाल क्या होगा, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अगर कम हो रही है ना, तो फिर दूसरा सवाल, क्या ये DCN 180 डेज़ में इशू है कि नहीं है। अगर वो 180 डेज़ में इशू है तो उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे। अगर सेल्स हैं तो सेल्स रिटर्न कर देंगे, अगर परचेज है तो परचेज से लेस करवा देंगे। अगर वो सेल्स टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो फिर एडजस्टमेंट तो होगी, बट फिर टाइम लिमिट अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो न्यूमेरिकल में हमने सिर्फ ये बात याद करनी होती है। स्ट्रेटिकली कम आता है, बट न्यूमेरिकल इसकी एडजस्टमेंट लाजमी आ रही होती है। ठीक है, और उसमें बस लिखा हुआ खाली, 2-3 पेपर में लिखा हुआ खाली एम्प्टी कि DCN इशूड, तो उसमें हम एज्यूम करते हैं कि तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड है और हम इसकी एडजस्टमेंट ले लेते हैं, अदरवाइज वो बता देता है। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे एरिया मिसलेनियस हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, कि अगर गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय हो रही हैं। दो तरह की डिस्ट्रक्शन होती है। एक होती है कि गुड्स आपकी अनफिट फॉर कंजम्पशन हो गई हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको आपका जो कस्टमर था गुड्स वापस दे गया। अब क्या करना है, जब आपने वो गुड्स बनाई थी उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स पे किया था, ऐसे ही है, और वो आपने इनपुट टैक्स क्लेम भी कर लिया हुआ था। अब कस्टमर ने गुड्स क्या कर दी हैं, आपको वापस कर दी हैं। तो फिर क्या होगा, अगर कोई भी गुड्स ऐसी हैं जो अनफिट फॉर कंजम्पशन थी, अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, गुड्स वापस होंगी। जब आपको गुड्स वापस की जाएंगी तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, उसके सामने आप उन गुड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे, जलाएंगे, और जितना उन गुड्स के ऊपर आपने माजी में इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ था वो क्या हो जाएगा, सारा आपका रिवर्स हो जाएगा, वो आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली इसकी एडजस्टमेंट समझा दूंगा आपको, वहाँ आपने समझनी है, थ्योरेटिकली इतनी नहीं आती है। उसके अलावा जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जैसे ये दूध वगैरह हो गया, क्या इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है ना, अगर दूध नहीं बिका तो क्या करेगा, दुकानदार वापस कर देगा, तो वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सपायर हो गई है, जो पेरिशेबल फूड आइटम है, जैसे ब्रेड्स होती हैं, अब ब्रेड की लाइफ कितनी है, 7 डेज़ की होती है नॉर्मली, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है, आप क्या करते हैं, वापस भिजवा देते हैं। तो जब ये वापस भिजवाएंगे दुकानदार, तो प्रॉपर क्या करेंगे, DCN इशू होगा सेल्स रिटर्न का, और जब उसके पास पहुंचेंगी तो क्या करेगा, ये इन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो इनके ऊपर उसने इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम किया होता वो क्या कर जाएगा, उसको लेस करवा दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकली इसके एडजस्टमेंट हम देख लेंगे। उसके बाद है इनपुट टैक्स ऑन सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड गुड्स, कि आप गुड्स वापस हो गई हैं, वो अनफिट फॉर कंजम्पशन नहीं थी, बट बाद में आपने कहा यार अब इनको हम इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉय हो रही है बाद में, तो उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स होगा वो आपको डिसअलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो आपका वेस्टेज वगैरह बन रही होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, अगर आपने कोई ऐसी वेस्टेज बनाई है जो अलग से सेल हो सकती है,
जिसे आप बाय प्रोडक्ट्स कह रहे होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स को अगर आप अलग से सेल कर सकते हैं तो उसके अगेंस्ट जो इनपुट टैक्स होगा वो भी आपका क्या होता है, क्लेमेबल होता है। इसको रीड आउट कर लेंगे, डैट विल बी सफिशेंट फॉर यू। उसके बाद है सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि ये कुछ लोग हैं जिसको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप इनको कभी भी सप्लाई नहीं कर सकते अगर वो लोग अनरजिस्टर्ड हैं। अगर ये लोग अनरजिस्टर्ड हैं और इन्हें आप ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म का भी इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा। वो कौन सी आइटम्स हैं, जैसे अगर आप पॉलीप्रोपिलीन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो दाने में प्लास्टिक से बनता है, जिससे प्लास्टिक बनता है दानों से, आप ये नहीं बेच सकते किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अगर आप बेचेंगे आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली आर्टिफिशियल फिलामेंट हो, फिल्टर रोड्स फॉर सिगरेट्स, एयर कंडीशनिंग, चिलिंग या ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स, क्रेन्स हैं, प्रोपेन स्टोरेज टैंक हैं, इसको बस रीड आउट कर लीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत ने मना कर दिया कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता। अगर वो बेचेगा तो उसको कोई किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे। ये आपने रीड करना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये न्यूमेरिकली भी आता है, ये थ्योरेटिकली भी आता है, और ये भी वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है बाय स्टूडेंट्स। ये क्या है, क्या हम रजिस्ट्रेशन से पहले अगर हमने कोई परचेजिंग की है, अगर हमने कोई ख़रीदारी की हुई है बिफ़ोर रजिस्ट्रेशन, हम रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, हम बाद में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो क्या जो हमने पहले ख़रीदारी की है हम उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? अभी होता है आपने बिज़नेस पहले स्टार्ट कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स बाद में भेजे रजिस्ट्रेशन के, इन्वेंट्री पहले ले ली है, मशीन पहले ले ली है, कारोबार आपने कारोबार पहले स्टार्ट कर लिया, मशीनरी बाद में आ रही है, तो क्या आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी इस तरह की चीज़ रजिस्ट्रेशन से पहले ख़रीदी हुई है, आप बाद में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, बेशक जब आपने सामान परचेज़ किया था आप अनरजिस्टर्ड थे, आप रजिस्टर्ड कब हो रहे हैं? बाद में हो रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो परचेज़ के बाद, मतलब जब भी आपने वो चीज़ ख़रीदी होगी उस डेट के बाद, उस रेलेवेंट परचेज़ के बाद 30 दिन के अंदर अंदर क्या होंगे? आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं। आपने 1 मार्च को क्या की? परचेजिंग की, आप सामान खरीद के ले आए हैं, अब आपने उस 30 मार्च तक क्या होना है? रजिस्टर्ड हो जाना है। और जब आप रजिस्टर्ड होंगे उस दिन जितना फिज़िकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा, जितना वो आके आपका स्टॉक गिन लेंगे, जितना फिज़िकल मौजूद होगा, उस स्टॉक के ऊपर क्या कर लेंगे? आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे, नॉट ऑन एक्चुअल परचेजेस। आपने 1 मार्च को स्टॉक ख़रीदा होगा, कुछ सेल भी तो किया होगा, जितना सेल हो गया उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब वो आपको रजिस्टर्ड करने के लिए आएंगे वो आपका स्टॉक वेरीफाई करेंगे, जितनी इन्वेंट्री वेरीफाई हो जाएगी फिज़िकली उतनी इन्वेंट्री का क्या हो जाएगा? आपको स्टॉक जो है उसको इनपुट टैक्स अलाउ हो जाएगा, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आप रजिस्टर्ड नहीं थे, सामान कब लिया? 1 मार्च को, रजिस्टर्ड कब हुए? 25 मार्च को, लेकिन जो स्टॉक फिज़िकली आपने वेरीफाई किया था उसे क्या कर लिया? आपने क्लेम कर लिया। ये लोकल के केस में था। अगर इंपोर्ट किया है तो उसके केस में फिर मैंडेटरीज होते हैं। इंपोर्ट के बाद अगर 90 दिन के अंदर आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो जितना फिज़िकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा उस पर क्या कर लेंगे? आप इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। तो लोकल में 30 दिन, इंपोर्ट में 90 दिन। लोकल में 30 दिन है, इंपोर्ट में कितने दिन है? 90 दिन है। और किस स्टॉक की? फिज़िकली वेरीफाइबल स्टॉक की, जितना वेयर हाउस में मौजूद हुआ वो काउंट करेंगे, उसके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स बनता होगा आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेस टैक्स कलेक्शन, कि अगर आप कभी गलती से, ये भी आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर गलती से आपने किसी कस्टमर से टैक्स ज़्यादा ले लिया और वो नहीं बनता था, उसका क्या किया जाएगा? उसका सिंपल सा है कि अगर आपने कस्टमर से टैक्स ज़्यादा ले लिया, आपको लग गया पता, आपने हुकूमत को रिटर्न जमा करवाने से पहले उसे वापस कर दिया, फिर तो ठीक है, फिर हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया ज़्यादा और आपने रिटर्न भी जमा करा दी है, मतलब आपने हुकूमत को वो टैक्स दे दिया, अब आपको याद आ रहा है कि यार मैंने टैक्स एक्स्ट्रा ले लिया था, अब मुझे वापस करना चाहिए, गवर्नमेंट आपको 1 रुपया वापस नहीं करेगी, कहती हम भी वापस करें, गलती आप कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनवॉइस गलत बना दी थी, आपने इनवॉइस गलत बना दी थी, वो भी साइन लोग था, उसमें वेरीफाई नहीं की, टैक्स एक्स्ट्रा आ गया आपके पास, अब क्या किया जाएगा?
गवर्नमेंट कहते मेरा ही कसूर है, मैंने कहा था एक्स्ट्रा लो, ये तुम्हारी गलती है, हम तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे, तुम अपनी पॉकेट से वापस करो, तुम और वो जाने, हम तुम्हें वापस नहीं करें। क्योंकि अगर आपने उस एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन पास कर दिया कस्टमर के ऊपर, मतलब उसकी पॉकेट से निकलवा लिया है और गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करेगी, आप खुद वापस करेंगे। इसमें फिर क्या होता है, फिर इसमें आपने साबित करना होता है कि अभी तक मैंने कस्टमर से टैक्स नहीं लिया था, ये तो मैंने खुद पे कर दिया, उसने मुझे अब तक पेमेंट ही नहीं की हुई। अगर आप ये साबित कर दें कि कस्टमर से आपने टैक्स नहीं लिया, आपने खुद पेमेंट किया, तब गवर्नमेंट वापस कर देती है, अदरवाइज गवर्नमेंट वापस आपको नहीं कर रही होती। ये हमने वैसे बात की थी कि अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी सप्लाई कर दी जाए, मतलब कोई भी चीज़ अंडर वारंटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपकी रिप्लेस हो जाए तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। अगर आपका एसी लिया, ख़राब हो गया, वारंटी में था, वो आए हैं, उन्होंने आके कंप्रेसर रिप्लेस कर दिया, वो कभी भी आपसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। तो अंडर वारंटी अगर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट डिफेक्टिव आइटम्स की रिप्लेसमेंट हो रही होती है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। उसके बाद है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई चेन। हमने बड़ी सप्लाई चेन जिसमें सारे बंदे रजिस्टर्ड होते हैं, अगर उस सप्लाई चेन में किसी भी एक पर्सन ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, फ्रॉम इम्पोर्टर टिल रिटेलर, अगर सारे लोग रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड सप्लाई चेन में किसी भी एक पर्सन ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, टैक्स चोरी कर लिया और गवर्नमेंट को लग गया पता, वो जिसको पकड़ेगी उससे पिछले वाले का भी तमाम टैक्स निकलवा लेगी। फॉर एग्जांपल, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया और गवर्नमेंट को लग गया पता, कहाँ से? रिटेलर से, वो किसको पकड़ लेगी? रिटेलर को। उससे क्या करेगी? जितना टैक्स चोरी पिछला हुआ उस सप्लाई चेन में सारा उससे रिकवर करवा ले, कहेंगे भाईजान आप लोग जो है इस सप्लाई चेन में जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, जो चोरी करेगा, जो पकड़ा जाएगा, हम उससे टैक्स निकलवा लेंगे। तो ये सिंपल सा गवर्नमेंट इसमें काम कर रही होती है कि हर बंदा जो है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी सप्लाई चेन में, क्योंकि आपने टैक्स पे किया होगा, आप तो पे करके आए हैं उसको, आपने क्यों नहीं मेक श्योर किया कि उसने टैक्स पे किया कि नहीं किया? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर वो आपको पकड़ेंगे, कहेंगे ये आप भी इस चोरी में इन्वॉल्व है कि आपको पता था वो टैक्स पे नहीं कर रहा और आपने फिर भी उसको टैक्स पे किया, हमें डिसीव करने के लिए चाह रहा है बेटा साइड पे आ तू, उससे तमाम टैक्स निकलवाएंगे और फिर वो जाके अगले बंदों का सर फाड़ा होगा, भाई टैक्स पे कर गया गवर्नमेंट को। क्या आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, आप इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं, तो चल गया पता, आपके हाथ में रसीद है, वो क्लेम ही नहीं हो पा रही, तो फिर वो आपसे पकड़ लेते हैं टैक्स। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। नाउ ऑफिशियली हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो रहा है। चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 जो है वो हमारा यहाँ पे हो गया। जी जनाब। हाँ, 1 घंटे का लेक्चर रह गया रजिस्ट्रेशन का, वो मैं कल करूँगा। जी जनाब, कोई सवाल है किसी का? गवर्नमेंट बहुत तेज़ है बेटा, गवर्नमेंट रिफ़ंड करती नहीं है, अगलों का रिफ़ंड 2-2 साल से फंसा हुआ है, वो नहीं करती रिफ़ंड, वो बहुत तेज़ है। वो तो क्या कहते हैं, यार तुम्हारा ये बिल पे है, ये ड्यू डेट आ गई है, नहीं पे किया हम काट लेंगे। भाई पे तो करने दो, वो ड्यू डेट से पहले पैसे काट लेते हैं। रिश्वत, सिफारिश, ये सेल्स टैक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। जरा मैं थोड़े से क्वेश्चन अभी डिस्कस करता हूँ। ओए कर लिया फोकस तो फिर होना है फेल दोबारा यार, तुझे नहीं कह रहा, तो बोल रहे हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन हैं ये? 33 क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल सेल्स टैक्स के, जो हमने करने हैं इन नेक्स्ट 2 डेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अटैम्प्ट कौन सी है, और मेरी अटैम्प्ट गायब हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑटम 2009 का, क्वेश्चन है 8 का पार्ट ए। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजंस value of supply or the amount of sales tax mentioned in the sales tax invoice issued was changed, the supplier shall issue a debit
और अ क्रेडिट नोट, ऐसे ही है, वैल्यू चेंज हो रही है, डिसीजन इशू होगा। रिक्वायरमेंट है डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स ऑन द इशुएंस ऑफ डेबिट और क्रेडिट नोट एज स्पेसिफाइड इन द सेल्स टैक्स। अभी पढ़ा है हमने, लिख सकते हो, नहीं पढ़ा तो नहीं। अगर वैल्यू सप्लाई में कमी आ रही है तो कौन क्या इशू करेगा, अभी वो सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर कमी आ रही है तो 180 डेज में एडजस्टमेंट होगी, अगर इजाफा हो रहा है तो फिर टाइम लिमिट नहीं होगा। ये भी बताता हूँ आप लोगों को, ये लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, 3 नंबर का सवाल है, नहीं पढ़ा हुआ। वो कौन सी एक्सपोर्ट्स हैं जो ज़ीरो रेटिंग का पार्ट नहीं बनती, कौन सी हैं? एक्सपोर्ट्स जो रीइंपोर्ट होनी हो, और एक्सपोर्ट्स टू अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, एक्सपोर्ट्स टू अफ़गानिस्तान बाय लैंड रोड। 3 पॉइंट से 3 नंबर है, ठीक है। अब आ जाए ज़रा ऑटम 10 पे। स्टेट द सिचुएशन व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। वो कौन से सिनेरियोज हैं जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पा सकता? सेल ऑफ एग्जाम्ड गुड्स, सेल्स टैक्स ऑन फिक्स फॉल्स इनवॉइसेस, डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, याद आया कुछ? व्हीकल परचेज अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, वो सीधा एंड स्पेसिफाइड बाय एफआईआर, मतलब खोता खूह में। याद आ रहा है, डिस्कस की हैं चीज़ें, हल्का हल्का माइंड चलना शुरू होगा कि नहीं? अभी ये देखें, ये भी सवाल डीसीएन से आया होगा। चलें ये वाला आ जाए। ऑटम 10 क्या है? अगर चेंज ऑफ रेट हो जाए ड्यूरिंग टैक्स पीरियड, किस तरह से एडजस्ट करते हैं? याद है किसी को? लोकल सप्लाईज में वैल्यू टाइम ऑफ सप्लाई पे जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाएगा। इंपोर्ट्स के केस में जिस डेट पे गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराई जाएगी उस डेट के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा टैक्स लिया जाएगा। उसके 2 एक्सेप्शन थी। अगर आपने गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दी है, सप्लाई लेट आ रही है, तो फिर जब आप मैनिफेस्ट जमा कराते हैं उस डेट पे जो रेट एप्लीकेबल होगा उसके मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। और अगर आपकी गुड्स आ चुकी हुई हैं और वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, आप 7 डेज में क्लियरेंस नहीं लेते, तो फिर जिस दिन क्लियरेंस लेंगे उस दिन जो रेट होगा उसके मुताबिक टैक्स लिया जाएगा। पढ़ा? अब रंदा फिर ना सब्र करो। हाफिज साहब वाला पॉइंट नंबर 2, supply of material to DM Limited at a discounted price of rupees 6.8 million due to particular relationship। कौन से वाला है? अच्छा, DML has been allowed a special discount of 15% as against the normal business practice of 8%। कितना डिसअलाउड होगा? क्यों डिसअलाउ होगा? रूल क्या कहता है कि वो डिस्काउंट सबके लिए यकसा होना चाहिए। ये तो स्पेशल बंदा है कोई, तो इसको तुमने ट्रीटमेंट किया, इससे हमारा क्या कंसर्न है? तुम जाने वो जाने। तो यहाँ पे क्या करना जाएगा? 7% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। करते हैं पास पेपर फिर। और न्यूमेरिकल्स कहाँ पे गए हैं? 7 सोल्यूशन भी है वैसे, अगर आपको कोई चीज़ भूल रही है आप जा सकते हैं सोल्यूशन में। सारा काम मैंने किया है, वाह, मुझे खुद नहीं किया ना, मैंने कर कैसे लिया? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल्स कल किसने देखा? सत्ताईस क्वेश्चंस हैं। क्या भी शुरू करें कि नहीं? यार ठंडे लोग हैं यार, हैं? नहीं करना।
नहीं मैं करूँगा, मैं पेपर में करके तेरे लिए जाके बेटा, मुझे भेज दें। बढ़ गई यार। तो वो वेडनेसडे वाली टेस्ट में चैप्टर 1 और सेल्स एक्स दोनों है। हाँ सेल्स एक्स होना सिर्फ से सिर्फ ये भी नहीं होना। सर ये बता रहे हैं हाँ तो सेल्स टैक्स होगा बीच में। 48 आ गए थे। हाँ भाई स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स। यार बहुत ठंड, बहुत ठंड। और तूने फिर क्या सारे इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं थे। चलिए ठीक है, फिर हम यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमारा सेल्स टैक्स इतना हो गया कि हम पास्ट पेपर्स सारे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स हम सारे कर सकते हैं। सेल्स टैक्स हमारा डन हो गया। एक टॉपिक रह गया वो रजिस्ट्रेशन का और रिटर्न का। कल हम पहले 1 घंटे में वो कर लेंगे थ्योरेटिकल। अगर आपको याद हो कि हमने सेल्स टैक्स की डिवीज़न की थी, आखिरी एरिया जो 5 नंबर का आता है वो रह गया। वो करने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स और पास्ट पेपर अगले 2 या 3 दिन करेंगे। आई सजेस्ट यू कि आप लोग इन नोट्स को रीड आउट कर लें, 1-2 दिनों में इनको अच्छी तरह रीड आउट, एटलीस्ट रीड आउट कर लें, ताकि आपको क्वेश्चंस करते हुए इतना मसला फेस ना हो, ख़ास तौर पर थ्योरेटिकली। सेल्स टैक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा। सेल्स टैक्स हमारा डन हो गया, ठीक है।